हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके पास एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है बार्न हाबर साइकिल। ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को बताता है। इस बार्न हाबर साइकिल से आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी हमने फर्स्ट डे जब केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक्स वाला वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बताया था। तो बार्न हाबर साइकिल लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के काम आता है। अब बार्न हाबर साइकिल है क्या, ये आज हमें पढ़ना है। बार्न हाबर साइकिल के अनुसार सोडियम सॉलिड, बार्न हाबर साइकिल के अनुसार सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस से NaCl कैसे बनता है, ये अब हम समझाएंगे। और इस NaCl के बनने में कौन कौन सी एनर्जी चेंजेज होते हैं। तो इसमें देखिए, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस जब रिएक्शन करते हैं तो डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF है हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये एनर्जी निकलती है, इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया है। जिन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उनमें माइनस साइन लगाया जाता है। तो सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस जब एक स्टेप में रिएक्शन करके NaCl सॉलिड का 1 मोल क्रिस्टल बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है तो कंपाउंड स्टेबल होता है, और अगर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। अब सोडियम सॉलिड, बार्न हाबर साइकिल ने क्या बताया कि जब सोडियम सॉलिड लेते हैं तो ये पहले सोडियम गैस में बदलता है। सॉलिड को गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं +S। इस S को सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, एटोमाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड से एटम्स बन रहे हैं और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए हमने एनर्जी के सामने प्लस साइन लगाया है। दूसरे स्टेप में सोडियम गैस जो है, सोडियम एटम जो है वो सोडियम आयन बनाता है, गैसियस सोडियम आयन। और सोडियम एटम से सोडियम आयन बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये भी प्लस लगेगा। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी प्लस है। तो जहाँ जहाँ हम प्लस साइन लगाएंगे वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो स्टेप एंडोथर्मिक होंगे। तो सोडियम सॉलिड से पहले सोडियम गैस बना, इसको एटोमाइजेशन भी कहते हैं, सब्लिमेशन भी कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। फिर सोडियम गैस एटम से सोडियम आयन बना, सोडियम आयन भी गैसेस है, तो इसमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये है +I। अब Cl2 मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा था, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम D कहते हैं। और चूंकि आधा मॉलिक्यूल से एक एटम बनाना है तो इसीलिए D/2 चाहिएगी, तो ये भी प्लस लगेगा। तो D क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो 1 मोल क्लोरीन के लिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D है, लेकिन हमने यहाँ आधा मोल क्लोरीन लिया है इसलिए D/2 होगा, और ये भी प्लस होगा, ये स्टेप भी एंडोथर्मिक होगा। अब क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। सोडियम एटम ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दो और यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दो। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम ने दिया था वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम लेगा, और इस समय एनर्जी निकलेगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या डेफिनेशन होगी कि जब 1 मोल न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है
उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। अब सोडियम आयन भी गैसेस बन गए, क्लोराइड आयन भी गैसेस बन गए। तो जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर एक मोल सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। हमने पिछले बेसिक्स वाले वीडियो में बताया था कि जब एक मोल सोडियम आयन, एक मोल एक मोल पॉजिटिव आयन, एक मोल नेगेटिव आयन से मिलकर NaCl सॉलिड का एक मोल क्रिस्टल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ भी हम माइनस साइन लगाएंगे, U है लैटिस एनर्जी। तो ध्यान देना, यहाँ इस केस में तो अगर हम एक मोल पॉजिटिव आयन, एक मोल नेगेटिव आयन बोल दें तो ठीक है, लेकिन हर केस में ये सही नहीं होता। इसीलिए अगर आपको लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिखना, व्हेन gaseous positive ion and gaseous negative ion react to give 1 mole ionic crystal, the released energy is called lattice energy। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन गैसियस आपस में रिएक्शन करके एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो एक मोल अगर यहाँ हम NaCl लेते हैं तब तो सोडियम आयन भी एक मोल होगा, क्लोराइड आयन भी एक मोल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ CaCl2 का एक मोल ले लें तो कैल्शियम आयन के तो एक मोल मिलेंगे और क्लोराइड आयन के 2 मोल। इसीलिए आपको डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलना आयंस के लिए, बस आप ये बोलोगे गैसियस पॉजिटिव आयन एंड गैसियस नेगेटिव आयन रिएक्शन करके जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं तो रिलीज एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब ये बार-हावर साइकिल है जो हमने बनाया है, क्योंकि जहाँ से हम शुरू हुए वहीं पहुँच गए। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन से शुरू करो तो वापस सोडियम एंड क्लोरीन पे आ सकते हो, या NaCl से शुरू करो NaCl, तो ये पूरा जो एक साइकिल बन गया। इसमें हमने ये देखा कि आयनिक कंपाउंड का बनना 5 स्टेप्स में हो रहा है। पहला स्टेप है एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन ऑफ मेटल। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बाय मेटल। तीसरा स्टेप है डिसोसिएशन ऑफ नॉन मेटल मॉलिक्यूल इनटू एटम। चौथा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पांचवा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो ये 5 स्टेप है और इधर हमने एक ही स्टेप में किया है। तो जब ये एक स्टेप में होगा तब तो जो एनर्जी निकलेगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो डेल्टा HF है ये माइनस होगी तभी कंपाउंड स्टेबल होगा, यानी एनर्जी निकलेगी तभी कंपाउंड स्टेबल होगा, अदरवाइज कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। अब इस बारहावर साइकिल पर हेस लॉ लगाते हैं। हेस लॉ क्या बताता है? ये हेस लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है जो आप पहले तो केमिस्ट्री में कोर्स में था, अब ये केमिस्ट्री कोर्स में नहीं है 11th क्लास में, अब ये फिजिक्स में है। तो आप हेस लॉ क्या है ये समझ लो कि इन 5 स्टेप का जो हीट चेंज है उनका एलजेब्रिक सम इसके बराबर है। एलजेब्रिक सम का मतलब है साइन सहित लेना है। जैसे ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं? प्लस एस यानी सब्लिमेशन वाली एनर्जी, प्लस आई आयोनाइजेशन वाली एनर्जी, प्लस D/2 डिसोसिएशन वाली एनर्जी, माइनस EA इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, माइनस U लैटिस एनर्जी, ये बराबर है माइनस डेल HF। लेकिन अगर आप शुरू में माइनस लगाओगे तो फिर तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वैसे अगर खाली डेल HF लिखोगे तो वैल्यू माइनस होगी। इसलिए आप इसको यहाँ पर डेल HF लिखिए कि डेल HF जो हीट चेंज है एक स्टेप का, वो इन 5 का हीट चेंज का एलजेब्रिक सम है। और ये डेल HF कैसे होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये जो NaCl बन रहा है इसका बनना एक्सोथर्मिक होगा।
कोई भी आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तभी कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर ये डेल H पॉजिटिव आ रहा है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो डेल HF कितना होगा? इन सब एनर्जीज का अलजेब्रिक सम, जिसकी वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव में, क्योंकि एनर्जी निकलती है। अगर यहाँ आप माइनस लगा लेते हो, फिर डेल HF की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, यानी एनर्जी बाहर निकलती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक है। अगर NaCl बन रहा है तब तो एक्सोथर्मिक है। अगर हम MgCl2 लेते हैं, MgCl, अगर MgCl लेते हैं तो Mg+1 और Cl-1 मिलेंगे, तब ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, क्योंकि Mg+1 कम स्टेबल है और Mg+1 की लैटिस एनर्जी भी कम है, इसीलिए MgCl स्टेबल ना हो करके MgCl2 स्टेबल होगा। MgCl2 जिसमें Mg+2 है। ये है बार्नहाबर साइकिल। इस बार्नहाबर साइकिल से कई बार इन 6 एनर्जी में से कोई सी 5 एनर्जीज की वैल्यू दे देते हैं, 6th वैल्यू निकलवाते हैं। कभी तो लैटिस एनर्जी निकालनी आ जाती है, कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी आ जाती है, कभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी आ जाती है। तो ये न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। इसके अलावा लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आप यही देना कि जब गैसियस पॉजिटिव आयन और गैसियस नेगेटिव आयन रिएक्शन करके आयनिक सॉलिड का, आयनिक सॉलिड बोलना, 1 मोल बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, और उस लैटिस एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है तब आयनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलता, और अगर लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से कम हो तब आयनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा। तो ये आज हमारा बार्नहाबर साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब तो आप इसको लाइक करना, और वीडियो देखने हो तो सब्सक्राइब करना, किसी और परिचित को बताना हो तो शेयर करना। ये इस वीडियो में हम एक चीज़ आपको और बता देते हैं, NaCl की स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वाले में तो नहीं आएगा, पर बोर्ड में आ जाता है। तो हम एक NaCl की स्ट्रक्चर बनानी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब बनाना आपको आता होगा। सबसे पहले एक क्यूब बनाना है। क्यूब कैसे बनाएंगे आप देखिए। हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उससे हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर इसको यहाँ तक खींचो, फिर यहाँ से इसको मिलाओ। हमने पहले एक स्क्वायर बनाया था, चाहे तो आप 2 स्क्वायर बनाने वाला तरीका ले लेना, नहीं तो ये तरीका ले लेना। फिर यहाँ से इसको वर्टिकल लाइन खींचो, फिर इस तरह से इसके पैरेलल आ जाएगी लाइन। अब इसको यहाँ से मिला लो और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ। ये एक हमने क्यूब बनाया। चाहे तो ऐसा करना, पहले एक स्क्वायर ये बनाना, फिर ये एक स्क्वायर बनाना और फिर इनको मिला देना। तो जब आपका क्यूब बन जाएगा, सबको मालूम होगा क्यूब में ये वाली पॉइंट तो कहलाता है कॉर्नर। तो कॉर्नर तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये वाली जो लाइन होती है इसको किनारा बोलते हैं, एज। ये आप काउंट करो, 12 होंगे, 1 2 3 4 तो डायगोनल, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 वर्टिकल। तो ये तो किनारे कहलाते हैं, एजेज कहलाते हैं। ये कॉर्नर कहलाते हैं, कॉर्नर 8 है, एजेज 12 है। और ये फेस कहलाता है। जैसे आप ये इसको थोड़ी देर के लिए क्यूब मान लो, तो ये एक फेस होगा, ये दूसरा फेस होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो क्यूब के 6 फेस होते हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है 2, एक ये वाला है, एक ये वाला है 4, और एक ये स्क्वायर है और एक ये नीचे वाला स्क्वायर है। तो 6 फेस हैं। अब NaCl की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लोराइड आयन को तो हम गोले से दिखाते हैं, सोडियम आयन को हम डॉट से दिखाते हैं। तो क्लोराइड आयन को हम गोले से दिखाएंगे। और ये क्लोराइड आयन आपको कहाँ कहाँ बनाना है? 8 तो कॉर्नर लेने हैं, 8 तो कॉर्नर लेने हैं, और 6 फेस के सेंटर पर बनाना है। यानी क्लोराइड आयन कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पे बनाना है। कहाँ कहाँ बनाना है? कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। जबकि सोडियम आयन आपको एजेज पर, ये जो सोडियम आयन है वो एजेज पर और बॉडी का सेंटर पर बनाना है। ध्यान देना, आपको ये याद रखना होगा कि क्लोराइड, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, यानी एक तरह का आयन तो कॉर्नर और फेस पे बनेगा। तो कॉर्नर हमने 8 ले लिए, फेस हम 8 लेंगे, 6 लेंगे, 1 2, एक ये वाला है 3, एक ये वाला है 4, एक ऊपर, ये ऊपर वाला स्क्वायर है जिसके सेंटर पे बना दो, एक नीचे वाला स्क्वायर है उसके सेंटर पे। हमने क्या किया? क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ बनाया? 8 कॉर्नर पर और 6 फेस के सेंटर पर। अब सोडियम आयन बनाना है किनारे पर। सोडियम आयन कहाँ बनाना है? किनारे पर और बॉडी के सेंटर पर। तो बॉडी का सेंटर तो ये वाला है और किनारे ये वाले हैं, जैसे मैंने बताया था ना, 4 तो ये डायगोनल हैं, 4 ये वर्टिकल हैं, 4 ये हॉरिजॉन्टल हैं। तो 12 किनारे हैं। तो आप हर किनारे के सेंटर पे सोडियम आयन बना दो, हर किनारे के सेंटर पे। एग्जैक्ट सेंटर पे तो बन नहीं रहा क्योंकि स्केल नहीं है नापने के लिए। पर कोशिश कर रहे हैं। हर किनारे के सेंटर पे आपको सोडियम आयन बनाना है इस तरह से। ध्यान देना, एक तो हमने बॉडी के सेंटर पे बनाया है और 12 जो हमारे किनारे हैं, एजेज बोलते हैं, 4 डायगोनल हैं, 4 वर्टिकल हैं और 4 हॉरिजॉन्टल हैं। इनके सेंटर पे बनाया, फिर इनको आपस में मिलाना है। देखिए जैसे मैंने मिलाया ना, बीच में पहले इन तीनों को मिला लिया, 3 तिरछी लाइनें बन गई। इसको मिलाया तो इधर भी 3 तिरछी लाइनें हो गई, इसको मिलाया तो इधर भी 3 तिरछी लाइनें हो रही हैं। अब इनको मिलाएं, फिर इनको भी मिला दो, फिर इनको भी मिला दो, इनको भी मिला दो, वर्टिकल वालों को। मतलब हम हर तरफ से मिला रहे हैं, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी,
देखिए, कोशिश हमने की है कि ठीक लाइनें आए, पर आप स्केल से बना लेना। क्या करोगे, क्लोराइड आयन तो कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे बनाना, सोडियम आयन किनारों पे और बॉडी के सेंटर पे बनाना, फिर आपस में उनको मिला देना। तो चेक करना कि तुमने सही बनाया है कि नहीं। हर तरफ 3 तिरछी लाइन दिखेंगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इधर भी 3 तिरछी लाइन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप देखो वर्टिकल इन वालों में भी तिरछी लाइनें 3-3 दिख रही हैं, और ऐसे भी आपको 3-3 हर तरफ 3 तिरछी लाइन दिख रही है। इस वाले को मिलाना भूल गए, और ये जो बीच वाला है ये टेढ़ा बना है थोड़ा। पहले ये वाले आपस में मिलाओ, फिर ये वाले मिलाओ, बीच वाले भी मिलेंगे, किनारे वाले भी मिलेंगे। ये बिल्कुल सेंटर पर नहीं है, थोड़ा सा गलत है। इसको लाइन को ठीक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ठीक है, पर आप लोग जब बनाओगे तो स्केल से नाप के बनाना तो ज़्यादा सही बनेगा। पर तरीका सीख लो। यहाँ सोडियम आयन है, अगर हम इसको देखते हैं कि कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। एक क्लोराइड आयन तो इस लाइन से आ रहा है, एक क्लोराइड आयन इधर से आ रहा है, एक क्लोराइड आयन इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और एक इस लाइन से आ रहा है, और एक इस लाइन से आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये सोडियम आयन हमने सेंटर का लिया। कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, एक ये रहा जो इस लाइन से मिल रहा है, एक इस लाइन से मिल रहा है 2, एक इस लाइन से मिल रहा है 3, एक इस लाइन से 4, एक इस लाइन से 5, और एक इस लाइन से 6। तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। इस नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोडियम आयन तो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। अगर आप इस क्यूब को आगे भी ले लेते, या इसको बनाने का तरीका उल्टा कर देते कि कॉर्नर पे क्लोराइड की जगह सोडियम कर देते और सोडियम आयन की जगह क्लोराइड आयन, तो आपको दिख जाता कि हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरता है, हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरता है। ये एक क्यूब नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्यूब होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस होता है, बड़ा 3 डायमेंशनल जाल होता है। तो हम NaCl को रॉक साल्ट भी कहते हैं, और NaCl की स्ट्रक्चर हम लिखते हैं 6:6, यानी सोडियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आयनिक बॉन्ड में ये क्वेश्चन भी आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप लिखेंगे आयनिक क्रिस्टल में एक पॉजिटिव आयन जितने नेगेटिव आयन से घिरा होता है उसको उस पॉजिटिव आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और एक नेगेटिव आयन जितने पॉजिटिव आयन से घिरता है उसको उस नेगेटिव आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। NaCl में दोनों सेम है, 6:6 लिखते हैं। सीजियम क्लोराइड में भी दोनों की सेम है, 8:8 लिखते हैं। जिंक सल्फाइड में भी दोनों की सेम है, 4:4 लिखते हैं। लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन की 8 है, फ्लोराइड आयन की 4 है, उसको 8:4 लिखते हैं। तो इस तरह से हर आयनिक क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर निश्चित होती है। तो अगर आपके डेफिनेशन आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की पहले डेफिनेशन देना, फिर एग्जाम्पल देना। तो आज हम हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम शीघ्र ही आपसे फिर मिलेंगे
हमारा अगला वीडियो लेकर के जो हम लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अभी बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत कुछ बच रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बचा हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो अभी हाइब्रिडाइजेशन, तो अभी हमारे केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे वीडियो शेयर होंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।